Bismillahirrahmanirrahim. Another chapter from our book, Mastering the Single Best Answer Questions. Chapter number 10 is Teenage Pregnancy. And question number 1 is a 14-year-old girl comes to the labor ward in her early labor at 2 a.m. She is 38 weeks pregnant with a single viable fetus. She had regular, uneventful antenatal care. Her serial growth scans are normal. She had stopped smoking during the pregnancy, and her sexually transmitted disease screening is negative. What would you recommend in her pregnancy? इसके लिए भी जो गाइडलाइंस हैं वो यही है कि अगर सिर्फ एज एक रिस्क फैक्टर है ना तो फिर हमने रूटीन एंटीनेटल केयर ऑफर करनी है इन पेशेंट्स को, ठीक है? तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि जो अगर इंट्रापार्टमली आपने मैनेज करना है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है, वेयर एज इज़ द ओनली रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट इज़ यूजुअली द सेम एज़ फॉर अदर लेबरिंग वुमेन। उनमें और बहुत सारी चीज़ों का हमने ख़्याल रखना होता है क्योंकि इनमें हमने ये देखना है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो नहीं हो रहा बिकॉज़ ऑफ द स्मॉल इमेच्योर पेल्विस। ये इंसिडेंसेस यूजुअली अभी तक हमारे एग्ज़ाम में जो है ना, ये वाले सारे आए नहीं हैं, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको वही बता रही हूँ। उसमें यही है कि हमने जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस है, इस तरह हमारे पास भी आ सकता है सिनेरियो, सिनेरियो का आने का क्या है, ठीक है? तो हमने इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के लिए विजिलेंट होना चाहिए। पेशेंट्स भी आ सकते हैं रियल लाइफ में बिकॉज़ ऑफ द इमेच्योर पेल्विस। टीनेज प्रेगनेंसी में बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, अल्कोहल एंड सब्सटेंस मिसयूज़ एंड स्मोकिंग। ये हमने ज़रूर एड्रेस करना होता है और उसके अलावा इनमें हायर इंसिडेंस होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, और दे हैव गॉट प्रॉब्लम विद ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें हमें उनको सपोर्ट ऑफर करनी होती है। बाकी ये कि वो यही बता रहे हैं कि जो बेबीज़ होते हैं उनकी पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट होती है। ये सारी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और उसके अलावा अभी वो यही बताते हैं कि अननोन विद पुअर आउटकम टीनेज प्रेगनेंसी आर पार्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बायोलॉजिकल चैलेंजेस presented by the young maternal age, and if they are solely the consequence of socio-demographic variable, which undoubtedly increases the risk of adverse outcomes. और इनमें जो है ना, मिस प्रेगनेंसी का मिसकैरेज का भी रिस्क 13% होता है। आगे हम देख लेंगे, अगर नहीं भी देख लेंगे तो बस याद कर लेंगे कि जो टीनेज वाले ईयर्स होते हैं ना, इनमें 13% रिस्क होता है मिसकैरेज का, थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो आगे वाले ईयर्स होते हैं, उनमें 11 और 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, in the antenatal clinic, the midwife tells you about your next patient. She is one of the group of the 5 school girls who decided to get pregnant. They are all underachieving in school. They do not attend all their clinic appointments. ठीक है? What should you do in this situation? तो उसमें यही है कि आप encourage ही कर सकते हैं, आप impose नहीं कर सकते. तो try to encourage them to attend the clinics and arrange a school visit to give information to other girls. ताकि वो जो है आप वहाँ पे भी अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये क्या जो है, जिस तरह आप बाहर जो है आपको पता ही होता है कि वहाँ पे तो खैर बच्चों को एजुकेट बहुत ज़्यादा ही करते हैं। अब तो खैर पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है और स्कूल्स में। ऑल्दो टीनेज प्रेगनेंसी इज़ ऑफन व्यूड एज अनप्लान्ड एंड अनवांटेड, लेकिन उसमें वो यही बता रहे हैं कि जो है कोई जस्ट इनएडवर्टेंट इवेंट जो है ना, 25% विल बिकम प्रेग्नेंट अगेन ड्यूरिंग देयर टीन एज ईयर्स। मतलब वो फिर भी जो है कोई इतना वो ख्याल नहीं करते, उनको जितना भी एजुकेट जो है नहीं करते। समटाइम वो ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव लाइफ चॉइस है हमारी फॉर द सम यंग वुमेन। गर्ल्स हु स्कोर बिलो एवरेज एजुकेशनल अचीवमेंट मेजर्स एट एजेस 7 and 16 ईयर्स हैव अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ बिकमिंग टीन एज पेरेंट्स। तो वो यही कहते हैं कि आप बस इनकरेज करें कि एंटीनेटल क्लिनिक अपने विजिट्स करो फॉर अर्ली स्टेजेस जो है, ताकि कोई अगर आपकी न्यूट्रिशन के हवाले से या कोई और बैड हैबिट है जैसे स्मोकिंग है, उसको हम छुड़वा दें ताकि बेबी प्रेगनेंसी जो है उसका आउटकम सक्सेसफुल रहे, अच्छा रहे। Question number 3. A 15-year-old girl come to the antenatal clinic. She is 11 weeks pregnant. She comes from a broken family. She claims it was an unintended pregnancy. She does not want to terminate the pregnancy, but it is not sure what to do with the child when it is born. What options will you offer her? तो बाहर तो और यहाँ पर भी यही होता है कि she can offer the child for adoption. ऑप्शंस आप दोनों दे सकते हैं, टर्मिनेशन का भी और अडॉप्शन का भी, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेशन के साथ उन्होंने शुड लिखा हुआ है, तो शुड कभी भी नहीं हमने करना होता, ठीक है? उसमें ये होता है कि यू हैव गॉट दिस ऑप्शन एंड यू हैव गॉट दिस ऑप्शन एंड इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू डू। उसके साथ उसके बेनिफिट्स और हमने रिस्क बता देने होते हैं। Question number 4. You work as an ST5 in an inner city school. You are asked to discuss the high incidence of teenage pregnancy with the local school administration to see how it may be possible to prevent and reduce teenage pregnancy. What is the primary prevention method that you may propose? वही बात है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और उसमें जो है बच्चों को एजुकेट करना है कि आपको जो है पता होना चाहिए। अरेंजमेंट एडवाइज अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर सेक्सुअल एजुकेशन ऑफ द स्कूल गर्ल्स, ठीक है? और जो है वो यही बता रहे हैं कि प्रिवेंशन पॉलिसी बनाने के लिए और इस तरह से।
Question number 5, you are working as a year 5 resident in an inner city school. You are asked to propose an effective family planning method for the teenage girls. तो what will you propose? इसमें डेफिनेटली वो यही कहते हैं कि एक डबल डच मेथड होता है। वो कहते हैं कि ये मोस्ट हाईली इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि एक तो इम्प्लांट कर देते हैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड और साथ में उनको कहते हैं कि आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ करें। उससे ये होता है कि वो एसटीआई से भी प्रिवेंट रहती हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी जो है वो बच जाती हैं। तो कॉन्डम्स जो है वो हमें पता है उनका यही बेनिफिट होता है कि एसटीआईज़ नहीं होते और करेक्ट और कंसिस्टेंट यूज़ करते रहें तो बहुत ही रिस्क कम रह जाता है एसटीआई ट्रांसमिशन का। तो ये हमें एक फ़ैमिलियर होना चाहिए इस वर्ड से, डबल डच मेथड, ठीक है? और जो है बाकी वो हमें पता है सारी रीज़न्स क्या हैं कि अगर हम कॉइल अगर प्लेस करें नेलीपेरस यूट्रस में तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पेशेंट के लिए पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है और स्मॉल इंक्रीज़ रिस्क होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ का। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बात भी बता दूँ और इससे भी बहुत एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि अगर आईयूसीडी या कोई भी आपने कॉइल अंदर रखी है, उसके 3 हफ्तों के अंदर पेशेंट आ गई है डिस्चार्ज के साथ या फ़ीवर के साथ या लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, तो हम एट्रिब्यूट करेंगे कि हाँ जी, कॉइल की वजह से ही फ़ीवर हुआ है। और वो 3 वीक्स है, ठीक है? इन्होंने 21 डेज़ रखा हुआ है ना, तो आप बस 3 वीक्स याद रखें 20 डेज़ लिखा है, तो आप 3 वीक्स याद रखें कि 3 वीक्स के अंदर-अंदर अगर प्रेज़ेंट कर रही हैं, तो कल्प्रिट हमारी कॉइल है, ठीक है? और उसमें भी हमने निकालनी नहीं होती, पहले एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, रिस्पॉन्स देखना होता है और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। ये भी हमारा बहुत ही एक एमसीक्यू रिपीटेडली आस्क्ड है इन द एग्ज़ाम। और उसके अलावा बाकी हमें पता है कि टीनेज प्रेग्नेंट गर्ल्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें जिस तरह से एनीमिया है, एक्लेम्शिया है, एंडोमेट्राइटिस है और पोस्टनेटल डिप्रेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके अलावा डेफ़िनिटली आपका सोशल और एक वो भी बहुत ही मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अफ़ेक्ट होती है, एजुकेशन, ये सब चीज़ें। तो चिल्ड्रन ऑफ टीनेज मदर्स आर मच मोर लाइकली टू बिकम टीनेज पेरेंट्स देमसेल्व्स एज़, ये बहुत इनकी पूरी एक डिटेल्ड गाइडलाइन है। इसमें ख़ैर हम लोगों को जो है इस बारे में इतना पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास टीनेज प्रेगनेंसीज़ नहीं होती, लेकिन हालाँकि पेरिफेरी में तो ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं दे गेट मैरिड एट अ वेरी यंग एज और उनकी फर्स्ट 1-2 प्रेगनेंसी तो टीन एज में ही होती हैं। तो हमें भी इस बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है इसमें ये भी लिखा हुआ है इनकी गाइडलाइन में कि जो बेबीज़ होते हैं उनकी पेरिनेटल मोर्टेलिटी, लो बर्थ वेट, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम और सब्सटेंस डिपेंडेंस का भी बहुत रिस्क होता है। खैर ये थोड़े से हमारे इस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ थे। थैंक यू।